किस्टारम एरिया कमेटी के जो माओवादी थे वो चिंतित हैं और चिंतित होकर उन्होंने उसी समय समर्पण करने का फैसला किया, संगठन छोड़ने का फैसला किया। बड़े जो स्तर के जो माओवादी हैं उन्होंने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन एक बड़ा सवाल है छत्तीसगढ़ की समर्पण नीति पर कि ये जो माओवादी छत्तीसगढ़ में सक्रिय हैं आखिर वो समर्पण छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं करते। जानकारी निकालने की कोशिश की तो जो जानकारी निकल कर आ रही है कि इस इलाके में जब कभी रमन्ना जिनकी मौत हो गई है, माओवादी बड़े लीडर है, उनकी मौत होने के बाद उनके जो लड़के हैं रंजीत जिनका नाम है वो भी समर्पण कर चुके हैं, उनकी पत्नी भी समर्पण कर चुकी है। इसके पीछे एक विश्वासघात है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ मुठभेड़ मारे गए और बाकी बहुत बड़ी संख्या में जो उसमें माओवादी थे उन्होंने मौके पर ही समर्पण कर दिया। लेकिन समर्पण करने के कुछ देर बाद बड़े अधिकारियों से बातचीत करने के बाद वहाँ जो जवान थे उन्होंने उन समर्पण किए हुए माओवादियों को भी मौत के घाट उतार दिया। अगर माओवादियों के द्वारा लगाए गए ये आरोप सत्य हैं तो ये भी सोचना होगा कि ऐसे में बस्तर में सक्रिय माओवादी छत्तीसगढ़ में समर्पण कैसे करेंगे। माओवादियों को एक बड़ा आघात जरूर पहुंचा है, लेकिन सरकार के लिए भी एक बड़ा सवाल है कि जो माओवादी छत्तीसगढ़ में सक्रिय हैं वो समर्पण छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं कर रहे। माओवादी संगठन को एक बार फिर से एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है और ये नुकसान इस बार जवानों के द्वारा माओवादियों पर अटैक किए बिना उन्हें झेलना पड़ा है। दरअसल हुआ यह है कि माओवादी संगठन के 6 एक बड़े जो स्तर के जो माओवादी हैं उन्होंने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया है। अपने आप में बहुत रोचक और अलग टाइप की ये खबर है। अलग इसलिए क्योंकि सुकमा जिले में जो सक्रिय माओवादी थे उन्होंने विशाखापट्टनम जाकर कैसे समर्पण किया और क्यों इन माओवादियों ने इस वक्त समर्पण किया, कैसे एक बड़ा आघात माओवादियों को है, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल आज मैं कांकेर लोकसभा में घूम रहा हूँ और इस दौरान हम आज अमित शाह की जो रैली है वो भी कवर करने आए हुए थे। तभी मेरे पास एक प्रेस नोट आया और इस प्रेस नोट में जो खबर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगा कि इस महत्वपूर्ण खबर को अपने दर्शकों को ज़रूर बताना चाहिए। दरअसल ये प्रेस नोट है जिसे विशाखापट्टनम रेंज से जारी किया गया है और वहाँ के DIG जो हैं पुलिस के, उनके द्वारा जारी किया गया, जिसमें बताया गया है कि उनके समक्ष 6 माओवादियों ने समर्पण किया है। और ये जो 6 माओवादी हैं ये सुकमा जिले के किस्टारम एरिया कमेटी में सक्रिय थे। और सबसे ख़ास बात यह है, आपको यदि याद होगा मैंने अपने पुराने कुछ वीडियो में इस बात की आपको जानकारी दी थी कि बीजापुर में जिस तरह से चिपुर भट्टी और कोरचोली में जो मुठभेड़ हुई, उस मुठभेड़ के बाद माओवादियों में खास करके किस्टारम एरिया कमेटी के कुछ माओवादी हैं जो संगठन छोड़कर चले गए। उस वक्त मेरे पास जो मेरे सूत्र हैं उस आधार पर ये जानकारी मिली थी कि 2 DVCM और 9 ACM जिन्होंने संगठन छोड़ा है और वो आंध्र प्रदेश में हैं और उनके द्वारा जो है अब समर्पण करने की तैयारी की गई है और समर्पण करने के लिए वो पुलिस के संपर्क में भी आ गए हैं। हालांकि ये सूत्र के आधार पर जानकारी थी, मेरे पास इसके कोई पुख्ता प्रमाण नहीं थे क्योंकि सूत्र आपके प्रमाण नहीं हुआ करते हैं। लेकिन मैंने इस बात का जिक्र किया था और आज इस बात की पुष्टि हो गई है। पुष्टि ऐसे हुई है कि जो IG विशाखापट्टनम हैं DIG, उन्होंने जो प्रेस नोट जारी किया है कि 6 माओवादियों ने समर्पण किया है और उनकी जो डिटेल उन्होंने भेजी है उसमें उन्होंने बताया कि एक है कुहराम मिथिलेश जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम था। ये DVCM है और इनका क्षेत्र है किस्टारम एरिया कमेटी के। साथ ही साथ ये गगनपल्ली के हैं जो कि कोंटा ब्लॉक से आता है सुकमा जिले का। इनके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम था। ये 18 साल से पार्टी में सक्रिय रहे और साथ ही साथ इनके खिलाफ 30 अलग अलग मामले हैं और जिसमें कई हत्याएं हैं और अलग अलग तरह के एम्बुश हैं, इस तरह की घटनाएं। साथ में बारसे मासा है। बारसे मासा ये भी ACM है, एरिया कमेटी मेंबर। ACM का मतलब होता है वो भी किस्टारम एरिया कमेटी के। इन पर भी 4 लाख रुपए का इनाम था। 20 से अधिक इन पर मामले दर्ज हैं जिसमें हत्या और एम्बुश करना है। वेट्टी भीमा है उर्फ राजू जो कि ये भी ACM है कोंटा एरिया कमेटी के। इन पर भी 4 लाख का इनाम था। इनके ऊपर 25 मामले दर्ज हैं। वंजाम रामे हैं, इनके ऊपर 4 लाख रुपए का इनाम था। ये भी एरिया कमेटी मेंबर हैं
जनताना सरकार किस्टा रमेरिया कमेटी के, साथ में मड़कम सुक्की हैं जो कि पार्टी मेंबर हैं किस्टा रमेरिया कमेटी की, इन पर 1 लाख रुपए का इनाम है। दूधी सोनी है, दूधी सोनी के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम है और ये भी पार्टी मेंबर है किस्टा रमेरिया कमेटी की। साथ में इनकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं और तस्वीरों के साथ भी इनकी जानकारी दी गई है कि किस्टाराम के जो उनका घर है एर्रापुर ब्लॉक का है, गगनपल्ली गांव है इनका, और ये कब से सक्रिय हैं। ये सारे प्रेस नोट और तस्वीरों के साथ विशाखापट्टनम के जो पुलिस हैं उन्होंने जारी किया है। अब ये बड़ी घटना, बड़ा आघात इसलिए है माओवादियों के लिए क्योंकि जिस तरह से आपने देखा होगा बीते दिनों लगातार माओवादियों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। जैसे उसमें सबसे पहले चिपुर भट्टी में 5 माओवादी मारे गए, एक ग्रामीण भी था, और कोरचोली में उनके 13 माओवादियों को मारने का दावा पुलिस ने किया। माओवादियों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि उन्हें बड़ा नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ा नुकसान पुलिस ने जो सबसे बड़ा नुकसान आघात पहुंचाया है माओवादियों को अब तक अलग अलग हमलों के दौरान, जो सबसे बड़ा आंकड़ा है वो उन्हें मिला था अभी बीते दिनों कांकेर के छोटे बेटिया के थाना क्षेत्र के अंतर्गत, हालांकि नारायणपुर के इलाके में जो 29 माओवादी मारे गए, बड़े वेपन भी रिकवर किए गए। तो इस तरह से बड़ी संख्या में जवान जो है अटैक करके माओवादियों को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, साथ ही साथ ये जो माओवादियों ने विशाखापट्टनम में जाकर समर्पण किया है, इसके पीछे की भी कहानी यही थी कि बीजापुर में जब 2 बड़े अटैक हुए माओवादियों पे, उससे कुछ किस्टा रमेरिया कमेटी के जो माओवादी थे वो चिंतित हैं और चिंतित होकर उन्होंने उसी समय समर्पण करने का फैसला किया, संगठन छोड़ने का फैसला किया और आज उन्होंने विशाखापट्टनम में जाकर समर्पण किया। अब इस पर सवाल ये उठ रहा है, मेरे भी जहन में ये बात निकल कर आ रही थी कि इन माओवादियों को अगर समर्पण करना ही था तो ये सक्रिय तो थे छत्तीसगढ़ में और बस्तर जिले में, बस्तर में, जिसमें कि सुकमा का इलाका था। किस्टा रमेरिया कमेटी के सदस्य थे, ACM DVCM थे। तो इन्होंने अगर इनको समर्पण करना भी था तो ये जाके तेलंगाना में कर सकते थे। आंध्र प्रदेश में क्यों किया इन्होंने, विशाखापट्टनम, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको लेकर भी मैंने कुछ जानकारी निकालने की कोशिश की, तो जो जानकारी निकल कर आ रही है कि इस इलाके में जब कभी रमन्ना, जिनकी मौत हो गई है, माओवादी बड़े लीडर है, उनकी मौत होने के बाद उनके जो लड़के हैं, रंजीत जिनका नाम है, वो भी समर्पण कर चुके हैं, उनकी पत्नी भी समर्पण कर चुकी हैं। तो एक विशेष विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली कि ये जितने भी माओवादियों ने समर्पण किया है ये दरअसल रंजीत के संपर्क में थे और रंजीत के संपर्क में आने के बाद उन्होंने ही शायद इन्हें, शायद मैं इस पर पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे सूत्र जो है बहुत कंफर्म हैं, जो जिन्होंने जानकारी दी उन्होंने बताया कि रंजीत के माध्यम से इन्होंने समर्पण किया है और यही वजह है कि रंजीत ने इन्हें विशाखापट्टनम में समर्पण करवाया है, इन सारे माओवादियों को। और इससे एक और सवाल उठता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार सबसे ज़्यादा इस बात को बोलती है कि हमारी समर्पण पॉलिसी का लाभ लें और उस लाभ को लेकर जो माओवादी जंगल में भटक रहे हैं वो वापस लौट आएँ। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है छत्तीसगढ़ की समर्पण नीति पर कि जो माओवादी छत्तीसगढ़ में सक्रिय हैं आखिर वो समर्पण छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं करते, वो तेलंगाना या इस तरह से विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में जाकर क्यों समर्पण कर रहे हैं। क्या हमारी समर्पण नीति दूसरे प्रदेश के समर्पण नीति से बेहतर नहीं है, इस पर भी सरकार को एक चिंता व्यक्त करनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान छत्तीसगढ़ में ही माओवादियों के द्वारा पहुंचाया जाता है इलाकों को और माओवादी का इफेक्ट भी सबसे ज़्यादा अभी जो उनका कोर इलाका है, अबूझमाड़ हो या सुकमा का इलाका हो, तो सबसे ज़्यादा जो माओवादियों से ग्रस्त इलाके हैं वो छत्तीसगढ़ में। लेकिन जब समर्पण करने की बारी आती है तब वो कहाँ चले जा रहे हैं, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश में चले जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ को इस बात पर चिंता करनी चाहिए या विचार विमर्श करना चाहिए कि आखिर हमारी समर्पण नीति में ऐसा क्या दोष है। दूसरी चीज़ कि बीते दिनों जिस तरह से हमें ये प्रूफ भी मिल गया था कि चिपुर भट्टी में जिस तरह जो मुठभेड़ हुई उसमें हमारे पास जिंदा माओवादी की तस्वीर भी आ गई और बाद में उसकी मरे हुए माओवादी की तस्वीर भी पुलिस ने जारी की। तो ये संदेह उत्पन्न करता है कि क्या जिंदा माओवादियों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें मार भी दिया जाता है। जिस तरह से अभी जो छोटे बेटिया में अगर 29 माओवादियों को मारने का दावा पुलिस ने किया, फिर माओवादियों ने अपने एक पत्र जारी करके उन्हें स्वीकार किया कि मारे गए 29 माओवादी उनके साथी थे, लेकिन उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ये जो मुठभेड़ है इसके पीछे एक विश्वासघात है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ मुठभेड़ में मारे गए और बाकी बहुत बड़ी संख्या में जो उसमें माओवादी थे उन्होंने मौके पर ही समर्पण कर दिया।
लेकिन समर्पण करने के कुछ देर बाद बड़े अधिकारियों से बातचीत करने के बाद वहाँ जो जवान थे उन्होंने उन समर्पण किए हुए माओवादियों को भी मौत के घाट उतार दिया। अगर वो चाहते तो उन्हें समर्पण करवा कर उन्हें समर्पण नीति का लाभ जो भी होता उनके हक में आता, इससे आता, वो दे सकते थे। अगर माओवादियों के द्वारा लगाए गए ये आरोप सत्य हैं तो ये भी सोचना होगा कि ऐसे में बस्तर में सक्रिय माओवादी छत्तीसगढ़ में समर्पण कैसे करेंगे। अगर समर्पण नहीं करेंगे तो युद्ध चलता ही रहेगा, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से माओवाद को समाप्त करने के लिए समर्पण एक अहम नीति है और समर्पण के लिए शर्तों को आपको खंगालने की सोचने की आवश्यकता है कि उसमें क्या सुधार किया जाए ताकि माओवादी समर्पण करें तो छत्तीसगढ़ में ही करें, क्योंकि वो सक्रिय भी छत्तीसगढ़ में। ये भी एक बड़ा सवाल है। तो माओवादियों को एक बड़ा आघात जरूर पहुंचा है, लेकिन सरकार के लिए भी एक बड़ा सवाल है कि जो माओवादी छत्तीसगढ़ में सक्रिय हैं वो समर्पण छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं कर रहे हैं। मुझे लगा ये तार्किक सवाल है, ये आपके सामने भी रखूं जो मेरे जहन में है। अगर आपको भी लगता है कि सवाल सच है तो आप भी अपने जवाब इस कमेंट में रखें, आप भी सवाल को रखें। और लगता है कि इस मुद्दे पे वाकई बातचीत होनी चाहिए कि माओवादी समर्पण कैसे करेंगे आपके प्रदेश में। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने विचारों के साथ। बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।